रहे हैं, डॉक्टर अतुल उप्रेती निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए समस्त विद्यार्थियों का पुनः एक बार संस्था में स्वागत करता हूं और आप लोगों को आत्मा के धरातल से आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। कोई भी बात कहने में अगर मुझसे गलती हुई हो तो आप लोग सब क्षमा करेंगे, इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर, आपके द्वारा छात्रों को आशीर्वचन दिए गए। अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में चलते हुए, सेकंड सेशन में चलते हुए, इस सेशन में हम लोग जो महत्वपूर्ण समितियां हैं जो छात्र छात्राओं से संबंधित, उसमें परीक्षा भी है, उसमें छात्र संघ चुनाव समिति भी है, उसमें स्कॉलरशिप और लाइब्रेरी और जो स्टूडेंट ग्रेवियांस रिड्रेसल सेल है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर बीके जोशी जी को। सर, अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद उप्रेती सर। शिक्षण सत्र 2021-22 के स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऑनलाइन प्रोग्राम के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया एवं ऑनलाइन उपस्थित महाविद्यालय के समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्राध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं शाहजहांपुर महाविद्यालय के डॉक्टर आदर्श पांडे जी का महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बहुत आभार सर आपका। और ज्यादा वक्त न लेते हुए, जैसा कि पहले ही इंगित किया गया है कि 5 मिनट में मुझे अपनी बात खत्म करनी है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले महाविद्यालय की परीक्षा समिति का परिचय अपने नवागंतुक छात्र छात्राओं से कराऊंगा, जिसमें हमारे जो परीक्षा प्रभारी महोदय हैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, जो आज अपनी पुत्री के विवाह समारोह के चलते हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित नहीं हो सके हैं। और उसके बाद परीक्षा समिति में मैं स्वयं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी, मेरे साथ समाजशास्त्र विभाग की प्रभारी डॉक्टर दर्शना पंत जी, कॉमर्स विभाग के डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी और महाविद्यालय के पुस्तकालय लिपिक श्री कुंदन जी सम्मिलित हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाविद्यालय में यूजी लेवल पर एनुअल मोड संचालित है। तो एनुअल मोड में सभी विद्यार्थियों की परीक्षा वर्ष में एक बार होती है और पीजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, इसलिए उसकी परीक्षाएं जो हैं वो 2 बार होती हैं। इसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक आंतरिक मूल्यांकन होता है जिसमें इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट्स आप लोगों को संबंधित विषय के प्राध्यापकों के द्वारा दिए जाते हैं और उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी परीक्षा लिखित परीक्षा होती है जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते यह परीक्षा जो है वर्ष में एक बार ही केवल फाइनल ईयर के लिए और फाइनल सेमेस्टर के लिए आयोजित की जा रही है। तो परीक्षा से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है या उससे संबंधित कोई भी समस्या का समाधान आपको चाहिए, तो आप जिन लोगों का नाम मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग हम लोगों से मिल करके अपनी समस्या का समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रभार है वो है छात्र संघ। वर्तमान में मैं छात्र संघ प्रभारी हूं और महाविद्यालय में छात्र संघों का गठन जो है वो इस तरीके से किया, मतलब कुछ मुख्य उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है। और वो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनरली होता क्या है कि हमारे विद्यार्थीगण
वर्तमान में छात्र संघ को केवल टीचर्स पर दबाव बना करके अपनी सभी प्रकार की बातों को मनवा लेना या थोड़ी देर के लिए प्रशासनिक भवन के सामने हाय हल्ला कर देना, इसको ही छात्र संघ का महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। जबकि छात्र संघ के वास्तविक उद्देश्य जो हैं वो होते हैं कि संस्था में पठन पाठन का माहौल तैयार करना, संस्था के चहुमुखी विकास हेतु संबंधित संस्था प्रशासन को सहयोग प्रदान करना और छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रणाली का ज्ञान करा करके, है ना, उस पर उसका विश्वास सुदृढ़ करना। इसके अलावा छात्र छात्राओं की जो सामूहिक समस्याएं होती हैं उसका निदान महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर के करना, ठीक है, उसका समाधान खोजना और संस्था की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करना। कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे कि संस्था की प्रतिष्ठा में हानि हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु रचनात्मक सहयोग प्रदान करना, ये छात्र संघ के मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर के महाविद्यालय में छात्र संघ का गठन किया जाता है। और इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक छात्र संघ पदाधिकारी जिनको कहा जाता है, जो 7 सदस्य जो है वर्तमान में छात्र मतलब जो है 7 सदस्यों पर इनका चुनाव किया जाता है। उसमें जो मुख्य जो पद है वो है अध्यक्ष, और एक पद होता है उपाध्यक्ष छात्र का, एक पद होता है उपाध्यक्ष छात्रा। इसके अलावा एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। और 2017 से एक पद और जोड़ा गया है जिसको सांस्कृतिक सचिव का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि होता है, संकाय प्रतिनिधि, वो कार्यकारिणी सदस्य होता है। इसकी जो अर्हता है उसमें यूजी लेवल पर न्यूनतम आयु 17 वर्ष जिसकी हो और अधिकतम 22 वर्ष तक यूजी लेवल का स्टूडेंट जो है वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है, इसमें मतलब जो है अभ्यर्थी हो सकता है, ठीक है। और जो पीजी लेवल का स्टूडेंट है, पीजी लेवल के स्टूडेंट के लिए ये अधिकतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा प्रत्याशियों को अवसर के मामले में यदि कोई भी विद्यार्थी छात्र संघ पदाधिकारी के पद पर एक बार चुनाव लड़ लेता है, चाहे वो जीते या हारे, तो उसको केवल एक ही अवसर प्रदान होता है, उसको दोबारा अवसर जो दूसरा अवसर अब नहीं मिलता। उसके अलावा जो छात्र संघ कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में प्रत्येक सदस्य को 2 बार चुनाव लड़ने के अवसर मिलते हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी यही है, इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। और मेरे साथ जो छात्र संघ कमेटी है, मेरे साथ है प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी हैं, डॉक्टर दर्शना पंत जी हैं, डॉक्टर विकास रंजन जी हैं और डॉक्टर अतुल उप्रेती जी हैं। तो आप लोग को यदि इससे संबंधित, छात्र संघ से संबंधित किसी भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। इतना कह करके ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा और हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल उप्रेती जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का तीसरी बार इस कार्यक्रम का सफल आयोजन जो है उनके निर्देशन में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हर बार आपका महत्वपूर्ण सहयोग हमको मिलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर मनोहर आर्य को आमंत्रित करूंगा कि वो पुस्तकालय एवं छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी हमारे छात्र छात्राओं को दें। धन्यवाद सर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अभिविन्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, इस ऑनलाइन कोर्स का संचालन कर रहे हैं उप्रेती सर और प्रिय विद्यार्थियों। अभी आप समझ रहे हैं कि कॉलेज में एक परिचय चल रहा है जिसके अंतर्गत आप कॉलेज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विभिन्न प्रभार, विभाग, अपने टीचर्स सभी से आप परिचित हो रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको कुछ प्रभारों के विषय में बताना चाहूंगी। विद्यार्थियों, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है।
तो पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में भी पुस्तकालय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, जहाँ संजीव जी पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर सभी विषयों की पुस्तकें इंग्लिश में, हिंदी में उपलब्ध हैं, जिनका आपको जितना अधिक लाभ आप लें तो वही आपके लिए, एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है पुस्तकों के लिए। अभी तक आप स्कूल में थे, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, लेकिन अब कॉलेज में आने के बाद आपका ज्ञान जो है वो और ज्यादा विस्तृत होगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना होगा। तो आप लाइब्रेरी में नियमित रूप से आए। महाविद्यालय में हर कार्य दिवस पर आपका पुस्तकालय खुला रहता है। आप प्रतिदिन अपना आई कार्ड लेकर के आए और पुस्तकालय इशू कराएं, और एक ही किताब को साल भर अपने पास न रखकर अधिक से अधिक किताबों को इशू करवाएं, उन्हें चेंज कराएं, एक्सचेंज करें, और इस प्रकार अपनी क्लासेस के साथ साथ इन किताबों को भी अच्छी तरह से यूज करें। नोट्स बनाएं, एक नोट्स बनाने की एक हैबिट आप डालिए, जो आपको कॉलेज में आके आपके पढ़ने का तरीका जो चेंज होगा वो इस तरीके से होगा। तो लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनसे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण प्रभार जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ वो है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। तो मेरे इस छात्रवृत्ति प्रभार में मेरे साथ डॉक्टर मनप्रीत सिंह और डॉक्टर सूरजपाल सिंह प्राध्यापकगण दोनों जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारी कमेटी में फिजिक्स लैब असिस्टेंट श्री संदीप जी हैं। इनके साथ मिलकर के हम सभी कॉलेज में स्कॉलरशिप के कार्य को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप में से कई विद्यार्थी इस सत्र में तो स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भर चुके हैं। आपको पता है कि अब सभी विद्यालयों में, आपके स्कूलों में भी आपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हैं। तो एनएसपी ऑनलाइन पोर्टल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है, उसके अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी सभी आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो आपने तैयार कर लिए थे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें। आपके आधार, मेनली जो कुछ बता रही हूं मैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये कुछ ऐसे कागज हैं जो कि अपडेटेड होने चाहिए, जो कि आपके पास तैयार होने चाहिए, ताकि जैसे ही ऑनलाइन डेट आती है आपके फॉर्म भरने की, आवेदन करने की, तो वह आपके पास उपलब्ध हो। तो सबसे पहले आप अपने कागज तैयार करके रखिए। आप यदि नियमित रूप से कॉलेज आएंगे, अगर आप रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि कब ऑनलाइन डेट आई है, कब तक उसे भरना है। और अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे आकर के आप पूछ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, कॉलेज आइए, इन्फॉर्म्ड रहिए। यदि हम इन्फॉर्म्ड हैं, यदि हमें सूचित है, हर बात की सूचना है, तो फिर हम किसी भी अवसर को, जो आपको छात्रवृत्ति का एक अवसर मिलता है, उसे आप नहीं गवा पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट प्रभार है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। सभी विद्यार्थी जो कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो हमारे छात्र छात्रा हैं, उनके हितों को सुरक्षित करने हेतु महाविद्यालय में एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है। तो यदि इससे संबंधित किसी भी विद्यार्थी को कोई शिकायत हो, या किसी व्यक्ति के किसी के भी गलत शब्दों से यदि आप आहत होते हैं, तो आपके द्वारा सूचित किए जाने पर यह प्रकोष्ठ आपकी समस्याओं का निदान करेगा। और अंत में एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ विद्यार्थियों, कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। जी हाँ, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात कर रही हूँ। तो मैं सांस्कृतिक प्रभारी के रूप में भी महाविद्यालय में कार्य कर रही हूँ, और जिसमें मेरे साथ महाविद्यालय की सभी महिला प्राध्यापक जो है जुड़ी हुई हैं। तो आप कॉलेज में होने वाली सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो स्कूल में भी बहुत अधिक पार्टिसिपेट करते होंगे। तो आप लोग कॉलेज में भी उसी तरह अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करें, और उसके लिए आप मुझसे और मेरे महिला प्राध्यापकगण जो हैं उनसे आप अपना पार्टिसिपेशन के लिए नाम लिखवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं उप्रेती सर आपका धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को आपकी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि आपका ये जो कॉलेज लाइफ है ये अच्छा चले और आप इस कॉलेज लाइफ में कुछ अच्छा ग्रहण करके और आगे एक अच्छे नागरिक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानकारी के लिए आपका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहता है। कल भी मैंने जब आपसे बात की तो इतनी डिटेल में आपसे बात नहीं हो पाई थी। मैंने आपसे सिर्फ पुस्तकालय और छात्रवृत्ति के बारे में ही बात करने के लिए कह पाया था, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक अपनी तरफ से इतने महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जो जानकारी दी है। धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नूतन श्रीवास्तव मैम से अनुरोध करूंगा कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। नमस्कार, थैंक यू अतुल सर। परम आदरणीय प्राचार्य मैम, हमारे सम्मानित प्राध्यापक गण, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अतुल उप्रेती सर तथा प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर नूतन श्रीवास्तव वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। इसके अलावा महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ यानी विमेन ग्रीवांस रिड्रेसल सेल की संयोजिका के रूप में भी मैं प्रभारी के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। आप सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार का एक प्रमुख नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यदि बेटियां महाविद्यालय परिसर में या यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो क्या पढ़ाई कर सकेंगी। तो इस वजह से कई सारे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि हो और सुरक्षित रहे महिलाएं। तो इसी के अनुपालन में महाविद्यालयों में भी एक सेल का गठन किया जाता है जिसको कि विमेन हैरेसमेंट या आप यूं कह सकते हैं महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। इस सेल में मैं संयोजक के रूप में कार्यरत हूं और मेरे साथ में महिला प्राध्यापिकाएं जैसे डॉक्टर मनोहर आर्या मैम, डॉक्टर दर्शना पंत, डॉक्टर जया कांडपाल मैम भी इसकी सदस्य हैं। इस प्रकोष्ठ की चेयरमैन हमारी आदरणीय प्राचार्य मैम हैं। प्रकोष्ठ का कार्य होता है कि कोई भी महिला छात्रा हो या कर्मचारी हो या फैकल्टी मेंबर हो, अगर उसके प्रति कोई भी प्रकार का अत्याचार हुआ हो, चाहे वह सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या अन्य प्रकार का, तो वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और उसका तुरंत जांच की जाएगी तथा जो अगर आरोपी पाया गया, कोई भी मेल, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह कर्मचारी हो अथवा फैकल्टी हो, तो उसके अगेंस्ट स्टेप्स उठाए जाएंगे। इसका जो तरीका है या स्टेप्स कैसे होता है, इसमें सर्वप्रथम यदि कोई भी महिला छात्रा या कर्मचारी या टीचर के विरुद्ध कोई भी प्रकार का अत्याचार हुआ है तो वह अपनी शिकायत लिखित रूप से प्राचार्य मैम को संबोधित करते हुए देती है और शिकायत के प्राप्त होते ही प्राचार्य मैम द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। यह जांच समिति तुरंत कोई निर्णय नहीं देती है जब तक कि प्रॉपर वे में उसको लिखित में उससे उसका पक्ष नहीं पूछा जाता है। अर्थात कि किसी ने शिकायत कर दी कि फला हमको छेड़ता है या फला हमारे साथ यह
गलत कोई शब्द बोले या वाक्य बोले या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया, तो उसको प्राइमा फेसी कोई डिसीजन नहीं देना होता है, बल्कि लिखित में उससे पूछा जाता है कि आप भी अपना पक्ष रखिए कि आपने ऐसा किया है, अगर तो अपने पक्ष में यह बताएं कि आपको क्यों ना सजा दी जाए या आपके खिलाफ क्यों ना कोई एक्शन लिया जाए। और जब वह लिखित में अपना देता है और वह सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, उसका जवाब पर्याप्त सबूत पर्याप्त कारण नहीं बताता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और समिति अपने निर्णय को प्राचार्य मैम को अवगत कराती है, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो सबसे पहले जब जांच समिति इस पर कार्य करती है और यदि कोई बहुत ही माइनर मतलब बहुत कोई छोटा अपराध है, तो उसको सिर्फ वार्निंग दे करके या लिखित में दे करके कि अब आपसे ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार से उसको चेतावनी दी जा सकती है। लेकिन यदि शिकायतकर्ता जो भी छात्रा है या कर्मचारी है या प्राध्यापिका है, अगर वो कहती है कि नहीं सिर्फ लिखित देने से काम नहीं चलेगा या वार्निंग से काम नहीं चलेगा, तो फिर उसके बाद फर्दर एक्शन भी लिया जा सकता है, जैसे कि मेजर पेनल्टी दिया जा सकता है या उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और ये जो भी प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत, और या फिर आईपीसी के अनुसार, इंडियन पिनल कोड के अनुसार उसको सस्पेंड करने के लिए रिकमेंड भी किया जा सकता है। यदि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के दोषी पाया जाता है, तो उसमें चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कर्मचारी हो या हमारी संस्था से संबंधित कोई भी आउटसाइडर भी हो, यह महत्वपूर्ण है कि आउटसाइडर भी जो कि अगर संस्था से किसी रूप में रिलेटेड हो, तो उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट के या यूनिवर्सिटी के रूल्स जो होते हैं उसके अनुसार उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें वार्निंग देना या कभी कभी 1 महीने के ही लिए सस्पेंड किया जाता है, लेकिन अगर अपराध ज्यादा बड़ा है तो उसको आगे एग्जाम में अपीयर होने से रोका जा सकता है। यदि वह स्टूडेंट है तो 3 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी दूसरा जो पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसके लिए कमिटी रिकमेंड कर सकती है। तो कुल इसका मतलब यह है कि जो भी महिला छात्राएं हैं या कर्मचारी हैं या प्राध्यापिकाएं हैं, यदि उनको कभी भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न महसूस होता है जो कि किसी मेल पुरुष छात्र या कर्मचारी या प्राध्यापक के द्वारा किया गया हो, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करके और उसका सजा के लिए मतलब सजा दिलवाया जा सकती है, और अपनी बेहिचक और निडर होकर के अपनी पढ़ाई या कार्य जारी रख सकता है। धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने के लिए, और थैंक यू अतुल सर। धन्यवाद मैम, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब कार्यक्रम को तीसरे सेशन की ओर ले जाते हुए, इस सेशन में हम लोग छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे महाविद्यालय के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर कुमार विमल लटकिया जी को, जो कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एडमिन हैं और साथ ही साथ करियर काउंसलिंग जैसा महत्वपूर्ण प्रभार भी देख रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कुमार विमल लटकिया जी को। थैंक यू अतुल सर। परम आदरणीय प्राचार्य मैम,
एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी कनिष्ठ एवं वरिष्ठ साथीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अभी IQAC के द्वारा बताया गया कि हम तीसरा अभिन्यास कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि पहला जो हम लोगों ने कार्यक्रम करा था वो हम लोगों ने ऑफलाइन किया था, और चूंकि उसके बाद हम पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी से ग्रस्त रहे तो हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो इसकी कुछ कठिनाइयां और परेशानियां भी हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जिसका मैं प्रभारी के रूप में देख रहा हूं, और मेरे साथ ही इसमें सदस्य के रूप में डॉक्टर सूरज पाल सिंह, हेड मैथ डिपार्टमेंट, कार्य कर रहे हैं। हमारी UGC द्वारा सभी शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का अनिवार्य गठन करने को कहा गया है, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय बाजपुर में प्लेसमेंट कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का भी गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य छात्र छात्राओं को उनके कैरियर के प्रति मार्गदर्शित करना है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने अच्छी योजनाएं हमारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके उद्देश्य की प्राप्त करने की सार्थकता या इसके उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं वो इसमें अपनी रुचि प्रदान करें। यदि जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनको मार्गदर्शित करने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उनकी ही रुचि इसमें नहीं होगी, तो मेरा मानना है कि ये योजनाएं अपने आप में अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। जैसा अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारे IQAC के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अतुल प्रेती सर ने 1 हफ्ते से काफी मेहनत करने के बाद, पहले तो हम लोग इस कार्यक्रम को ऑफलाइन करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी कुछ समस्याएं रहती हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में बहुत सारे कार्य रहते हैं। फिर हम लोगों ने तय करा कि इस कार्यक्रम को ऑनलाइन किया जाए। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो प्रतिभागियों की संख्या बहुत कम है। जो हमारी कैरियर काउंसलिंग का मेन उद्देश्य है कि छात्रों में छिपी हुई योग्यताओं को मालूम करके उनको उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करना। और मार्गदर्शित हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करते, संवाद नहीं करते, क्योंकि एक अच्छा काउंसलर स्टूडेंट से या जिस विषय की हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसके व्यक्ति से हम संवाद करने के बाद ही उसकी छुपी हुई योग्यता को हम मालूम कर सकते हैं और उसको हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि जब छात्र छात्राएं संवाद करने की स्थिति में नहीं होंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, अपनी परेशानी नहीं कहेंगे, तो कोई भी काउंसलर आपकी मदद नहीं कर सकता। प्राय ये देखा गया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थी कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल को केवल और केवल कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अपनी एजुकेशन पूर्ण करने के बाद जो हमारी जॉब प्राप्त करने में जो कठिनाई आती हैं उसके लिए गठित सेल मानता है। जबकि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप अपने अंकों को किस तरीके से सुधार सकते हैं विषय पर, अब विश्वविद्यालय शिक्षा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कैरियर काउंसलिंग का सफल कार्यक्रम आयोजित कर चुका हूं। तो इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद यदि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आ रही परेशानी में विषय चयन कि हम किस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करें, आप उस समस्याओं का भी कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से निदान कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने अंकों को किस तरीके से सुधारें, अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इन सभी विषयों पे भी कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से आपको आ रही कठिनाइयों का निदान किया जाता है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि इन जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि आज हमारा जो परिचय कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी समितियों से नव आगंतुक जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको अवगत कराया जा सके।
तो आप अवगत होने के बाद यदि इसका लाभ उठाते हैं तो ये हमारा जो अवन्यास कार्यक्रम है, जिसका नाम हमारे प्राचार्य मैम द्वारा परिचय कार्यक्रम दिया गया है, तभी ये सार्थक होता है कि आप इनसे जुड़े, इन सारी समितियों से जुड़ के लाभ उठाएं। आपको करियर काउंसलिंग के माध्यम से आपके प्लेसमेंट के, हम आपको प्लेसमेंट में ही आप सहयोग करते हैं, आप किस तरीके से अपना प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। मैंने अभी पूर्व में भी 2 बड़े कार्यक्रम करे, वो दोनों ऑनलाइन किए, लेकिन अभी मैं इसी मार्च में भी एक अपना कार्यक्रम मैंने डिजाइन किया है। तो उस कार्यक्रम को तो क्योंकि समय की थोड़ी दिक्कत है, अभी हम लोगों को चुनाव में ड्यूटी है, फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन की भी है, तो इस कार्यक्रम को तो मैं ऑनलाइन ही रखना चाहूंगा। और आगे से हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम होंगे, और ऑफलाइन कार्यक्रम में मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा, ऑफलाइन कार्यक्रम हो चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम तो और भी आसान होता है कि विद्यार्थी को तुरंत आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, समय की बचत होती है। लेकिन ऑफलाइन में आपको महाविद्यालय आना है, महाविद्यालय आने पर समय पर वहां पर उपस्थित होकर उस कार्यक्रम प्रतिभाग करना है, अपनी बात रखनी है, अपनी परेशानी रखनी है, अपनी समस्याओं का जो है चर्चा पर चर्चा करनी है, जिससे आपकी शिक्षा में, आपके जॉब में, आपके करियर में आ रही परेशानी के लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा, हमारे काउंसलर द्वारा आपकी उस परेशानी का निदान किया जा सके, और इस करियर काउंसलिंग का जो मेन उद्देश्य है उसको सार्थक किया जा सके, या विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों द्वारा जिस उद्देश्य से इस सेल का गठन किया है, और उस गठन का अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और इस आयोजन के लिए मैं एक बार पुनः अपने सहयोगी डॉक्टर अतुल उप्रेती सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर अतुल उप्रेती सर। ओवर टू डॉक्टर अतुल उप्रेती। थैंक यू सर। हमेशा ही आपका महत्वपूर्ण सहयोग हमको मिलता रहा है किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने में, और इस कार्यक्रम को भी जब हमने शुरू किया था तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री आदर्श चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने प्रभार से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करें। हालांकि मैंने उनसे ऑनलाइन विषय के बारे में कहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन 2 शब्द अगर उसके बारे में भी बोल देंगे तो भी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आदर्श चौधरी। धन्यवाद सर। प्राचार्य मैडम, उपस्थित वरिष्ठ प्राध्यापकगण, छात्र छात्राओं, जैसा अतुल सर ने बताया कि ऑनलाइन एक ऐसा विषय है जो हम सबके, जब हम कोई भी छात्र कॉलेज में प्रवेश लेता है उससे पूर्व, और कॉलेज में जब आपकी टीसी कटने से पूर्व जो लास्ट एग्जाम देते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आता आपका फाइनल किसी भी डिग्री का, तब तक वो हम सबके साथ, मतलब हम प्रत्येक छात्र के साथ जुड़ा रहने वाला विषय है। और ये प्रभार तब शुरू होता है जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं। तो एडमिशन फॉर्म आप सब लोगों ने इस बार भरा होगा, जो महाविद्यालय के पोर्टल पर भरते हैं आप, और उसमें जो भी आप जानकारी भरते हैं, चाहे अपना नाम हो, उसमें कोई स्पेलिंग करेक्शन भी हो सकती है बाद में, क्योंकि केयरलेस के नाते हम जब कभी कैफे में जाते हैं वहां से फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद फादर नेम, कैटेगरी और अपनी क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स होते हैं, उन सब चीजों को डिटेल में आप भरते हैं। उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनती है और आपका एडमिशन हुआ है। लेकिन कोई भी त्रुटि अगर है, और जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है, वो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एडिट करने का ऑप्शन बाद में नहीं आता है। तो जिन बच्चों के फॉर्म में भरते समय, एडमिशन फॉर्म में अगर आपके कोई नाम, फादर नेम या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या और किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है, तो आप भौतिक विज्ञान विभाग में वहां पर ऑनलाइन प्रभार से संबंधित हम लोग यहाँ बैठते हैं, तो वहां आकर संपर्क कर सकते हैं, और आपकी चीजों में उसमें हम एडिट करने का जो भी ऑप्शन उस समय उपलब्ध होता है, हर समय के अनुसार उसमें ऑप्शन बदलते रहते हैं, तो उनपे हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें कि जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि अब ईयर मोड आ गया है, तो एनुअल मोड में आप जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो अपनी सभी जानकारियां और खास तौर पे स्पेलिंग्स वो बिल्कुल करेक्ट भरी जाए, इसका ध्यान रखें। और सब्जेक्ट चूज करते समय, जो कई बार क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट कुछ और मिला होता है और हम एग्जामिनेशन के लिए बहुत अलग सब्जेक्ट भर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन प्रवेश और परीक्षा दोनों का प्रभार है, तो परीक्षा में भी
आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म के बेसिस पर ही आपका मार्कशीट आती है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि कहीं वहां पर कोई त्रुटि ना हो, या जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ, खासतौर पर बीए में ये समस्या आती है कि उनको एडमिशन किसी और सब्जेक्ट में मिलता है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय वो किसी और सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने अलग सब्जेक्ट से किया है और सेकेंड ईयर वो अलग सब्जेक्ट से करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या अगर गलती से हो भी जाती है तो तुरंत ऑनलाइन प्रभार में परीक्षा या प्रवेश और परीक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आप आकर के अपने एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं, और उसको हम यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके उसको सॉल्व करेंगे, प्रयास करते हैं हम जितना हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग को जितने राइट्स दिए गए हैं वेबसाइट के माध्यम से। तो एक तो ये विषय आता है कि हम सावधानी बरतें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को संरक्षित नहीं करते और भूल जाते हैं। तो हमारे पास एक व्यवस्था है कि हम किसी भी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को जान सकते हैं कि उसने कब क्या किया है और अभी वो किस सेमेस्टर में है या कहाँ का स्टूडेंट है। तो उसके लिए जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनकी एक यूनिक मतलब रोल नंबर है, रोल नंबर जो फर्स्ट ईयर में जनरली क्रिएट होता है, तो उसके माध्यम से हम चीजों को बता सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी स्टूडेंट की तरफ से ये होनी चाहिए कि जब वो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, जनरली अतुल सर नेक को प्रभाव देखते हैं और उसमें ये हमेशा आती है समस्या कि ईमेल आईडी जब आप कैफे में भरवाते हैं तो वो जनरली आप कैफे वाला अपनी ईमेल आईडी भर देता है और बाद में जब हमें कोई करेक्शन या ओटीपी में की जरूरत होती है तो वो मेल अब कैफे के पास आता है। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रवेश और परीक्षा के जितने भी फॉर्म भरे उसमें अपना मोबाइल नंबर करेक्ट हो और ईमेल आईडी करेक्ट हो, और जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको अगले 3 साल तक, जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होती है, उसको बनाए रखें। नंबर वो ना बदले, वरना ओटीपी नहीं आता, फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म अगले साल का नहीं भर पाते हैं। और कई बार ये होता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन आपकी मार्कशीट ऑनलाइन नहीं खुलती है, फिर आपको ओटीपी की जरूरत पड़ती है और फिर उसी मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको फिर हमारे प्रभार के पास या हमारे जो कमेटी है जिसमें मैं हूं, आदर्श चौधरी भौतिक विज्ञान विभाग में, और डॉक्टर मनप्रीत जी जो कि कॉमर्स विभाग में हैं, हम दोनों के माध्यम से जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभार है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं रोवर्स रेंजर्स। रोवर रेंजर बच्चों का जब आप छोटी क्लासेस में होंगे 1 से 12th में, तो आपके पास एक रहता था कि आप स्काउट गाइड के विषय में जानते होंगे। उसी को जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तुमको जो स्काउट गाइड का ही नाम बदलकर रोवर्स और रेंजर्स हो जाता है। रोवर्स छात्रों के लिए, रेंजर्स छात्राओं के लिए। इसमें 2 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरे पास फॉर्म उपलब्ध है, वहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें 2 तरीके के जो इवेंट की बात हम करते हैं, इसमें पहला है टीम इवेंट। टीम इवेंट में जैसे समागम होता है, समागम का मतलब कई कॉलेज एक साथ असेंबल होते हैं अपनी अपनी पूरी टीम के साथ में, किसी एक पूरे उत्तराखंड प्रांत का एक असेंबली होती है, उसमें अपने टीम इवेंट्स में हमें पार्टिसिपेट करना होता है और उसके हिसाब से हमको पुरस्कार मिलता है। उसके अलावा एक होता है उपराष्ट्रपति पुरस्कार, जो पूरे कॉलेज की यूनिट पार्टिसिपेट करती है और उत्तराखंड के जितने भी कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन सब के बेसिस पर पूरे प्रांत से 1 या 2 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल इवेंट्स जो होते हैं उसमें आपका निपुण की परीक्षा होती है, जो जब आप एडमिशन लेते हैं तो जब आपने यहाँ पर रोवर रेंजर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 2 से 3 महीने के बाद हम दीक्षा कराते हैं और दीक्षा के 3 महीने बाद निपुण की परीक्षा होती है। तो वो आपका इंडिविजुअल है, आपकी एक डायरी तैयार करवाई जाती है और उसके बेसिस पर जब निपुण आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके 1 साल बाद आप राज्य पुरस्कार के लिए जाते हैं। और ये इन परीक्षाओं में मापदंड जो होते हैं वो आपके इंडिविजुअल आपने किस स्तर पर कितना सोशल वर्क
और जो आपके कुछ उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए उन सारे क्वालिफिकेशन को अटेन करते हैं, मतलब उन क्वालिफिकेशन को पूरा फुलफिल करते हैं वहां पर। और उसके साथ में कुछ कम्युनिटी सर्विस की बातें काम को करना पड़ता है। तो ये हर निपुण के लिए अलग है, राज्य पुरस्कार के लिए अलग है, और राज्य पुरस्कार होने के बाद उसके 1 साल बाद आपको फिर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जाना होता है। तो ये वही बच्चे जा सकते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो राज्य पुरस्कार को क्वालिफाई करते हैं। अब तो ये 2 तरीके के इवेंट हैं और 2 तरीके के पुरस्कार हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर, हमारा जो ये क्योंकि एक एनजीओ के माध्यम से चलता है रोवर रेंजर्स, तो विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ती है और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें से काफी कुछ महाविद्यालय द्वारा खर्च किया जाता है, कुछ आपको संस्थाओं से मिलता है इंटरनेशनल इवेंट में जाने के लिए, और कुछ आपको स्वयं भी वहन करना पड़ता है। जैसा हमें उस समय निर्देश प्राप्त होते हैं, जो रूल्स होते हैं इस एनजीओ के माध्यम से मिलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड में देहरादून में है, वहीं से सारे लेटर्स और सारी जो जानकारियां वो निर्गत होती हैं और जिनको हम समय समय पर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर, कम्युनिटी सर्विस, ये इसके ऐसे यूनिक पॉइंट है जो आपको समाज से जोड़ते हैं और विश्व से जोड़ते हैं। तो इनके लिए अगर कोई छात्र चाहता है कि मैं समाज में अपने छात्र जीवन में कुछ करूं और उसके बाद विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाऊं, तो उसके लिए रोवर रेंजर एक बहुत अच्छा इवेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जो एक इसका अलग अपॉर्चुनिटी आती है कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है कि आप, क्योंकि इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो आपके डिबेट के कंपटीशन होते हैं, उसके बाद पेंटिंग से लेकर डांस से लेकर के हर तरीके के इवेंट में जो निपुण और इस प्रकार की परीक्षाएं होती है उनमें ये भी एक पार्ट है। तो उसका भी एक एक्सपोजर आपको मिलता है। करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें इसमें, तो विशेष तौर पर जो रेलवे की रिक्रूटमेंट सिस्टम है और प्रमोशंस है, उसमें अगर आपके पास राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट है या राष्ट्रपति पुरस्कार का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रमोशन में स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रोवर रेंजर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वहां आप पार्टिसिपेट करने से करियर में आपको बेनिफिट है। और तो एक कह सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग जब आप छात्र हैं उस समय आप जुड़े हुए हैं रोवर रेंजर के रूप में, और जब आप छात्र अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी इंडिपेंडेंट रोवर की तरह आप यूनिट से जुड़े रह सकते हैं। तो हमारे पास ड्यूरिंग कॉलेज टाइम भी एक अपॉर्चुनिटी है और आफ्टर कॉलेज टाइम भी एक अपॉर्चुनिटी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं अगर आप जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और इसके साथ में कम्युनिटी और देश के साथ में जुड़ने के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए जैसा जिन छात्रों को भी इसकी जरूरत लगे और उनको लगता है कि हमें ऐसा जुड़ना चाहिए, तो आप इनसे हमारे माध्यम से और जो कमेटी के माध्यम से फॉर्म प्राप्त करके अपना एडमिशन ले सकते हैं इसमें और आगे की चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अतुल सर। धन्यवाद आदर्श सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वास्तव में जिस समस्या को इंगित किया है कि छात्र छात्रा अपना मोबाइल नंबर बहुत जल्दी बदल देते हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर एक बार जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको बदलना या रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उसको बदलना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। चाहे वो IQAC डेटा सेंटर का मामला हो या कोई आपका केस जो ऑनलाइन प्रभारी के पास जब उन्हें डील करेंगे, तो हम लोगों के पास ये सुविधा नहीं है कि हम उस नंबर को या उस ईमेल को बदल पाएं। इसलिए ये नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, कोई और इस नंबर से रजिस्टर्ड ना हो और कोई भी किसी दूसरे की ईमेल आईडी यूज ना करे। बहुत बड़ी समस्या तब आ जाती है जब आप अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर ना करवा के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में किसी बाहर वाले की आईडी के साथ, यानी कि जो इंटरनेट कैफे वाले की आईडी के साथ अगर आप रजिस्टर करवा देते हैं तो आपको बहुत समस्या आती है आगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आदर्श जी ने जो बात कही है उसको आप लोग सभी लोग संज्ञान लेंगे। तो धन्यवाद आदर्श सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कॉमर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी को आमंत्रित करूंगा
कि वो एनएसएस के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद अतुल सर। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम एवं हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण, सर मैं हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, हम आपकी एक फोटो ले लेंगे। वीडियो सर चल नहीं रहा आज। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू, सॉरी सर। जैसा कि अतुल सर ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं प्रभारी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। राष्ट्रीय सेवा योजना ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हम इसको अगर लेते हैं तो साफ सफाई कराने लग जाएंगे पूरे कॉलेज में हमसे। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे नाम ही है राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा करोगे तो थोड़ी सी आप में विनम्रता भी आएगी, और विनम्रता आती है तो उसके साथ सब चीजें आ जाती हैं। हमें कुछ भी सीखने के लिए विनम्र होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना आपको लेना चाहिए, पर स्टूडेंट्स में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पिछले 2 साल से देख रहा हूं, तो काफी प्रयास भी कर रहा हूं। इसमें बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं, जबकि हमने 300 से 400 के बीच फार्म बांट दिए हैं इसमें। और राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारे, जैसे बताता हूं इसमें कि 100 बच्चों का यूनिट तो बॉयज का है और 100 नंबर यूनिट है गर्ल्स का। मतलब 100 गर्ल्स और 100 बॉयज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और इनमें जो कार्यक्रमों का विभाजन है, हमारे यहाँ 5 एक दिवसीय शिविर होते हैं। 5 एक दिवसीय शिविर के बाद हमारे यहाँ फिर 7 डे कैंप का आयोजन होता है। 5 एक दिवसीय शिविर जो होते हैं उसका मेनली कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी ने हमें बना के दिया है, सबसे पहला तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस में एक दिवसीय शिविर लगाना है, जो 24 सितंबर आता है। उसके बाद रक्तदान दिवस आता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद जो तीसरा है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को। फिर है आपका चौथा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। स्पर्श गंगा दिवस 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। इनमें से कोई भी 5 हम वनडे शिविर लगा सकते हैं। शिविर, वनडे शिविर और 7 डे शिविर के बाद इसमें बी एवं सी की परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। काफी प्रतियोगी, और जैसे बीएड है, इसके बाद जितने भी एडमिशन होते हैं, जैसे आपने भी एडमिशन लिया होगा, कुछ लोगों ने +2 तक भी बी और सी कवर कर लिया होगा, तो उनको जब एडमिशन लिया होगा तो थोड़ा बेनिफिट मिला होगा 20 नंबर का करीब। इसमें बेनिफिट भी है, तो खाली बेनिफिट के लिए मत जाए। जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना नाम ही है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो सेवा करोगे तो मैंने क्या कहा, विनम्रता आती है। सेवा से हमेशा विनम्र आदमी बनता है। सेवा वही कर सकता है जो विनम्र होगा। ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। और नैतिकता भी आती है, और बिना नैतिकता का कोई काम हो ही नहीं सकता। और मेरा जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनसे मेरा कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ें, और इससे ये फायदा होगा। देखो हमारे यहाँ इको क्लब भी है कॉलेज में, उसका भी मैं प्रभारी हूँ। आदरणीय मैडम ने उसका मुझे प्रभार दिया है इसी बीच। तो इको क्लब में बहुत से कार्यक्रम होते हैं। अपने कॉलेज के जो ग्रीनरी है उसको बनाए रखना उसमें मुख्य है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़िए। इसमें जो महिला प्रभारी हैं हमारे साथ, डॉक्टर जयाकांत पाल हैं, काफी विद्वान प्राध्यापिका हैं, और उनका काफी सहयोग रहता है। जो गर्ल्स विंग है उनको हैंडल करती हैं। गर्ल्स जो हैं उनके पास जा सकती हैं, फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं, फॉर्म उनको जमा कर सकती हैं। बॉयज मेरे पास भी आ सकते हैं, मैडम के पास भी जा सकते हैं। गर्ल्स भी आ सकती है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्ल्स की प्रभारी मैडम है डॉक्टर जयाकांत पाल। बस मैं इतना ही इसमें कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़िए। जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को निखारता है, आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा और आपको भी निखारेगा। और आप राष्ट्रीय सेवा योजना ग्रहण करेंगे तो कॉलेज निखरेगा अपने आप। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कोहिनूर जैसे हमारे आयोजक सचिव
डॉक्टर अतुल उप्रेती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर अतुल उप्रेती। धन्यवाद सर। जब तक आप जैसा पारखी ना हो, हर हीरा पत्थर ही होता है। तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं छात्र छात्राओं को सूचित करना चाहता हूँ कि शीघ्र ही उनके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें हम लोग एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे, जिसमें आपको इस छात्र अभिविन्यास कार्यक्रम के बारे में जो भी आपको फीडबैक हो वो भरना होगा। अपना फीडबैक आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से दें। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो वो भी उसे स्पष्ट रूप से दें। ये कोई ऐसा फीडबैक नहीं है कि अगर आपने कुछ इसमें नेगेटिव लिख दिया तो कोई आप बुरा मानेगा कोई टीचर, बल्कि आपके फीडबैक से हमको जो अपनी कमियां हैं वो दूर करने में मदद मिलेंगी। मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित करने के अपने कुछ फायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है। हम लोग आमने सामने बैठ के जितनी अच्छी तरह परिचय हो सकता था उतनी अच्छी तरह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक IQAC का प्रयास रहा है कि पूरे महाविद्यालय परिवार का आपस में एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसा हो जाए। तो मुझे लगता है कि प्राचार्य महोदया की प्रेरणा से और आप सब लोगों के जो हमारे साथी हैं उनके सहयोग से हम काफ़ी सफल रहे हैं इस प्रयास में। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से एक बार फिर से सभी नवागंतुक छात्र छात्राओं का महाविद्यालय परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। सबको अब मैं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद और शुभेच्छाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर BK जोशी जी, डॉक्टर मनोहर आर्य, डॉक्टर नूतन श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर कुमार विमल लखटकिया जी, श्री आदर्श चौधरी जी और डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी का उनके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मेरा विशेष धन्यवाद डॉक्टर आदर्श चौधरी जी जो शाहजहांपुर में SS कॉलेज शाहजहांपुर में बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उन्होंने अपना ये पेड वर्जन गूगल आदर्श पांडे जी सर। आदर्श पांडे जी वो मित्र हमारे आदर्श चौधरी जी भी हैं, तो बार बार वही इनका नाम निकल जाता है, डॉक्टर आदर्श पांडे जी। और उन्होंने अपना ये गूगल का पेड वर्जन हम लोगों को यूज करने दिया, जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग आसानी से कर पाए। धन्यवाद सर। और अंत में विशेष धन्यवाद डॉक्टर कमला चन्याल मैम, प्राचार्य मैडम का, जिनके प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से हम तीसरी बार इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर पाए हैं। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी बताना चाहता हूं कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में से ये एक प्रैक्टिस है जिसे आयोजित करने में पूरे महाविद्यालय परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद सर।